स्वागत है। आज हम एक काफी जरूरी मुद्दे पर बात कर रहे हैं, हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ। ये है सुई चुभने से होने वाली चोटें, मतलब नीडल प्रिक इंजरीज, और इनसे कैसे निपटा जाए। हमारे पास कुछ खास जानकारी है नीडल प्रिक चोट प्रबंधन पर। ये खासकर हमारे साथियों के लिए है, नर्सेज, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। समझना ये है कि चोट लगने पर फौरन क्या करें और कैसे बचें। और ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, इन सब का खतरा रहता है। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि नीडल प्रिक इंजरी होती क्या है ना। ये बेसिकली सुई या कोई भी नुकीली चीज से त्वचा के आर पार का घाव है, और ये खून या बॉडी के दूसरे फ्लूइड से कंटैमिनेटेड हो सकता है। अच्छा, तो मान लीजिए किसी हेल्थ वर्कर को ऐसी चोट लग गई, तो सबसे पहले बिल्कुल फौरन क्या करना चाहिए? दबाना या निचोड़ना नहीं है, उससे इन्फेक्शन फैल सकता है। बस तुरंत उस जगह को साबुन और बहते पानी से धो लेना है। साबुन और पानी से? हाँ, लेकिन रगड़ना नहीं है। और हाँ, ब्लीच या कोई तेज एंटीसेप्टिक वो सब बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। और अगर चोट स्किन पर ना हो, जैसे आंख में या मुंह में चली जाए, हाँ। मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन पर? हाँ, अच्छा सवाल है। अगर ऐसा हो तो उसे पानी या सलाइन से अच्छे से फ्लश करना है, धोना है। और धोने के बाद घाव को एक साफ पट्टी से बस ढक देना है। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट एड। इसके बाद रिपोर्टिंग कितनी जरूरी है? बहुत बहुत जरूरी। तुरंत, मतलब बिना देर किए इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स या जो भी आपके यहाँ ऑक्यूपेशनल हेल्थ डिपार्टमेंट OHT है, उनको बताना है। एक NSI रिपोर्ट फॉर्म होता है नीडल स्टिक इंजरी का, वो भरना पड़ता है। उसमें क्या क्या जानकारी देनी होती है? उसमें सब कुछ, जैसे कब हुआ, टाइम क्या था, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, दस्ताने पहने थे या नहीं पहने थे, और अगर पता है कि किस मरीज की सुई थी तो वो सोर्स पेशेंट की डिटेल्स अगर वो दे पाएं तो। समझ गया, तो रिपोर्टिंग हो गई। इसके बाद कुछ टेस्ट वगैरह होते होंगे रिस्क जानने के लिए? हाँ बिल्कुल, इसे रिस्क असेसमेंट कहते हैं। तो जो हेल्थ वर्कर हैं जिनको चोट लगी है, उनका बेसलाइन टेस्ट होता है। HIV के लिए HBsAg यानी हेपेटाइटिस बी के लिए, और anti-HCV मतलब हेपेटाइटिस सी के लिए। बेसलाइन टेस्ट? हाँ, और अगर सोर्स पेशेंट पता है और वो सहमति देते हैं तो उनका भी टेस्ट होता है इन्हीं चीजों के लिए। इससे रिस्क का सही अंदाजा लगता है। अच्छा, और अगर लगता है कि हाँ इन्फेक्शन का खतरा है, तो क्या कोई तुरंत इलाज या प्रिवेंशन शुरू होता है, वो जिसे PEP कहते हैं? सही, बिल्कुल। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस मतलब एक्सपोजर के बाद बचाव का तरीका। इसमें हर इन्फेक्शन के लिए थोड़ा अलग प्रोटोकॉल है। जैसे HIV है, उसके लिए PEP जितनी जल्दी हो सके, आइडियली तो 2 घंटे में, लेकिन 72 घंटे के अंदर शुरू हो जानी चाहिए। भारत में NACO की गाइडलाइंस हैं, उनके हिसाब से 28 दिन की दवाइयाँ दी जाती हैं। टेनोफोवेर, लेमिवुडीन, डोलुटेग्रेवियर का कॉम्बिनेशन होता है अक्सर। 28 दिन, और उसके बाद? उसके बाद फॉलोअप टेस्ट होते हैं 6 हफ्ते, 3 महीने, 6 महीने पर। ठीक है, और हेपेटाइटिस बी का क्या? हेपेटाइटिस बी के लिए अगर हेल्थ वर्कर पहले से वैक्सीनेटेड है और एंटीबॉडी लेवल ठीक है तो कुछ खास करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, अगर वैक्सीनेटेड है तो? हाँ, लेकिन अगर वैक्सीनेटेड नहीं है या एंटीबॉडी कम है तो फौरन हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की डोज दी जाती है, पूरी सीरीज शुरू करनी पड़ती है। और शायद हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसे HBIG कहते हैं, वो भी 24 घंटे के अंदर देने पर विचार किया जा सकता है। और हेपेटाइटिस सी, उसके लिए भी कुछ है? हेपेटाइटिस सी के लिए देखिए, अभी तक कोई पक्की PEP नहीं है, तो उसमें बस मॉनिटरिंग होती है। मतलब कुछ हफ्तों और महीनों के गैप पर anti-HCV और लिवर एंजाइम TLT के टेस्ट करते रहते हैं, देखते हैं कि इन्फेक्शन डेवलप तो नहीं हो रहा। तो ये सब सुनकर, मतलब PEP और इतने सारे टेस्ट, लगता है कि भाई बचाव ही सबसे अच्छा है, प्रिवेंशन। उसके लिए क्या प्रोटोकॉल्स हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, प्रिवेंशन इज द की। बचाव सबसे जरूरी है। सबसे पहले तो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हमेशा, मतलब हर मरीज के ब्लड और बॉडी फ्लूइड को इन्फेक्शियस मानकर ही चलना है। दूसरा, सुइयों को कभी रिकैप नहीं करना, इस्तेमाल के बाद दोबारा ढक्कन लगाना वो नहीं करना है। अक्सर चोट तभी लगती है। हाँ, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। बहुत कॉमन। फिर नुकीली चीजें, शार्प्स, हमेशा पंक्चर प्रूफ कंटेनर में ही डिस्कार्ड करनी है। सही डिस्पोजल बहुत जरूरी है। और हाँ, ग्लव्स
हमेशा प्रोसीजर के टाइम ग्लव्स पहनने हैं। और आजकल वो सेफ्टी वाले डिवाइस भी आते हैं। हाँ, सेफ्टी इंजीनियर्ड डिवाइस जहां भी अवेलेबल हो उनका इस्तेमाल करना चाहिए और रेगुलर इन्फेक्शन कंट्रोल की ट्रेनिंग लेते रहना चाहिए। ये सब आदत में आना चाहिए। ये तो भी पर्सनल लेवल की बात है। क्या हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट की भी कोई जिम्मेदारी है इसमें? बिल्कुल है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक तो उन्हें नीडल स्टिक इंजरी का पूरा रिकॉर्ड, एक रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए ताकि पैटर्न पता चले कहाँ सुधार की जरूरत है। दूसरा, पीपी किट्स वो हर समय आसानी से अवेलेबल होनी चाहिए। हाँ, इमरजेंसी में ढूंढना ना पड़े। बिल्कुल। और सभी स्टाफ का हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन ये इंस्टीट्यूट को सुनिश्चित करना चाहिए। और एनएसआई प्रोटोकॉल मतलब चोट लगने पर क्या करना है, इसके साफ साफ निर्देश हर वार्ड में, इमरजेंसी में लगे होने चाहिए। क्लियर डिस्प्ले। एक और बात कहना चाहूंगी, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं नर्सिंग, पैरामेडिकल, मेडिकल, उनको ट्रेनिंग के दौरान ही इन सब चीज़ों के बारे में मतलब सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस, रिपोर्टिंग, काउंसलिंग, इसके बारे में अच्छे से ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। सही बात है, आदत शुरू से ही पड़नी चाहिए। बिल्कुल। तो सार ये है कि नीडल प्रिक इंजरीज एक सीरियस खतरा है हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, लेकिन अगर सही जानकारी हो, फौरन एक्शन लिया जाए और बचाव के तरीके मजबूती से अपनाए जाएं, तो रिस्क को काफी कम किया जा सकता है। इस सारी बातचीत से एक सवाल मन में आता है, क्या वर्कप्लेस सेफ्टी सिर्फ नियमों का पालन करना है, या हमें ये सोचने की जरूरत है कि हमें कल्चर कैसे बनाएं, एक माहौल जहां सेफ्टी सबकी सोचकर काम करने के तरीके का एक नेचुरल हिस्सा बन जाए। इस पे शायद हमें और सोचना होगा।